तो आज हम चैप्टर नंबर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, इक्विलिब्रियम फोर्स क्या होता है, उसके बाद फिर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का मेथड्स क्या क्या है। ओके, तो एक आगे बढ़ने से पहले हम एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? पहला चीज जो हमने देखा था कि व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स, इसका डेफिनेशन क्या था रिजल्टेंट फोर्स का, कि रिजल्टेंट फोर्स इज ए सिंगल फोर्स which replaces the entire force system and produces the same effect as produced by the entire force system. राइट, तो ये डेफिनेशन था रिजल्टेंट फोर्स का। रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स विच रिप्लेसेस द एंटायर फोर्स सिस्टम एंड प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय द एंटायर फोर्स सिस्टम। हमें मालूम है कि फोर्स सिस्टम क्या चीज है, हमने ये भी देखा क्या है फोर्स सिस्टम। इफ टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी साइमल्टेनियसली देन वी कॉल इट एज फोर्स सिस्टम। उसके बाद फिर हमने देखा कि इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम, इसमें जो क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या पूछा जाएगा, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स फॉर ए गिवन फोर्स सिस्टम, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन निकालो एंड इट्स मैग्नीट्यूड निकालो। राइट, तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। हमने ये भी देखा कि रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए हमें फोर्स सिस्टम का नॉलेज होना जरूरी है। लास्ट लेक्चर में हमने एक चार्ट बनाया था, उसको फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं कि रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम में एक चार्ट बनाया था हमने पिछले लेक्चर में। उसको मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। फोर्स सिस्टम में हमारा फोर्स कैसा रहेगा, हमेशा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम रहेगा। क्यों? क्योंकि नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद कोप्लेनर के अंदर दो टाइप्स, एक है कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम और दूसरा कौन सा रहेगा, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। राइट, उसके बाद फिर हमें ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम किसे कहते हैं। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम किसे कहते हैं? इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस पासेस थ्रू वन सिंगल पॉइंट तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या रहेगा? इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस डज नॉट पास थ्रू वन सिंगल पॉइंट तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो सबसे पहला रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना अगर मुझे है तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे पहले फोर्स सिस्टम क्या है वो पहचानना पड़ेगा। क्या ये फोर्स सिस्टम कॉन्करेंट है या फिर नॉन कॉन्करेंट। राइट, अगर कॉन्करेंट है तो इसमें दो ऑप्शंस है। पहला कौन सा, क्या उस कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में सिर्फ दो ही फोर्सेस हैं क्या? अगर दो ही फोर्सेस है तो हम क्या यूज करेंगे, दो फोर्स मतलब कैसा दिखेगा ये, लेट्स से दिस इज फोर्स F1 और दूसरा ये फोर्स F2 और ये दोनों मिलकर एक एंगल बनाएगा। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हैविंग टू फोर्सेस ओनली। तो हम क्या यूज करेंगे यहां पे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं, एक R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और दूसरा क्या है, अल्फा। अल्फा क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू P, फोर्स P। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा और यहां पे P प्लस Q cos थीटा। सेकेंड, ये भी पॉसिबल है कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है और उसमें दो से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज नहीं कर सकता। ओके, तो हम क्या यूज करेंगे, अगर मोर देन टू फोर्सेस हैं तो। राइट, फॉर एग्जांपल कैसा रहेगा, ऐसा एक ही पॉइंट से 3 या 4 फोर्सेस क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ऐसा दिखेगा ये। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, रेजोल्यूशन मेथड।
रेजोल्यूशन मेथड। इसमें 5 स्टेप्स हैं। समेशन एफ एक्स निकालेंगे वैल्यू, समेशन एफ वाई निकालेंगे, थर्ड रिजल्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, फोर्थ अल्फा निकालेंगे, फिफ्थ हम डायग्राम बनाएंगे। ये 5 स्टेप्स रेजोल्यूशन मेथड में, सिंपल, राइट। अगर फोर्स नॉन कॉन्करेंट है तो उसके लिए हमें पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि 2 फोर्स है या फिर 2 से ज्यादा फोर्स है। स्ट्रेट अवे क्या करना है हमको, भले ही 1 फोर्स हो, 2 फोर्स हो, 3 फोर्स हो, 4 फोर्स हो, अगर ये कॉन्करेंट है स्ट्रेट अवे यूज रेजोल्यूशन मेथड। रेजोल्यूशन मेथड अगर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, सॉरी नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, तो इसमें पूछने की जरूरत नहीं है कि 2 फोर्स है कि 2 से ज्यादा फोर्स है। स्ट्रेट अवे यूज रेजोल्यूशन मेथड। तो समेशन एफ एक्स निकालोगे, समेशन एफ वाई निकालोगे, थर्ड रिजल्टेंट फोर्स, फोर्थ अल्फा, फिफ्थ में एक और स्टेप ऐड होगा दैट इज वेरिग्नॉन्स थियरम, एंड फिफ्थ सिक्स्थ होगा डायग्राम। क्या होगा, डायग्राम, राइट। तो पूरा फर्स्ट चैप्टर इसके ऊपर ही बेस्ट है। और कल हमने टोटल 6 सम सॉल्व किए, किसके ऊपर, बेस्ड ऑन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हैविंग 2 फोर्सेस। इसलिए हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग सम सॉल्व कर रहे थे तब हम लोग हमेशा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर रहे थे। क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि वो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम था और उसमें सिर्फ 2 ही फोर्स एक्ट हो रहा था, तो हमने क्या यूज किया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर। तो ये एक नक्शा है, दिस इज एक फ्लो चार्ट है। जब भी कोई क्वेश्चन आए पहले आइडेंटिफाई करो कि फोर्स सिस्टम कौन सा है, कॉन्करेंट है कि नॉन कॉन्करेंट है। अगर कॉन्करेंट है तो कॉन्करेंट के अंदर क्या 2 फोर्सेस एक्ट हो रहा है या फिर 2 से ज्यादा। अब तक हमने कितने जो सम सॉल्व किए उसमें कितने फोर्स एक्ट हो रहे थे, 2 फोर्सेस। तो हमने क्या यूज किया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अगर 2 से ज्यादा फोर्स होगा तो क्या यूज करेंगे हम लोग, रेजोल्यूशन मेथड। और अगर नॉन कॉन्करेंट है तो फिर रेजोल्यूशन मेथड। लेकिन यहां पे सिर्फ एक स्टेप ऐड होगा दैट इज वेरिग्नॉन्स थ्योरम, राइट। तो अभी हम जो कल हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर कुछ सम सॉल्व किए, आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे, सम्स को सॉल्व करेंगे। अपना हार्ड कॉपी जो है क्वेश्चंस का अपने पास रखो, कैलकुलेटर पास रखो और मेरे साथ साथ तुम लोग भी सॉल्व किया करो। सो लेट अस स्टार्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 2 forces at an angle of 120 degree, comma, the bigger force is of 40 Newton and the resultant is perpendicular to the smaller force. Find the smaller force. ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, याद रखो जब भी कोई सम्स तुम सॉल्व करो, सॉल्व करने से पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हमें सॉल्व करने से पहले मिल जाना चाहिए। कौन कौन सा क्वेश्चन है वो, फर्स्ट कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन में जो फोर्स सिस्टम है वो कौन सा फोर्स सिस्टम है, राइट। अगर हम फिर से गौर से पढ़े तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 2 फोर्सेस आर एक्टिंग एट एंगल 120 डिग्री। और हमने देखा कि 2 फोर्सेस जब एंगल बनाता है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों फोर्स एक पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये मुझे साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि ये जो फोर्स सिस्टम है वो कौन सा है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो मुझे पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या है, फोर्स सिस्टम कैसा है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। नंबर 2 क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है इसमें, 2 ही हो रहा है। यहां पे साफ साफ लिखा है 2 फोर्सेस,
तो यहां पे सिर्फ 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा, विच मेथड टू यूज, कौन सा मेथड यूज करेंगे। हमने जो चार्ट बनाया था अभी उसको एक बार ध्यान से देख लो कि फोर्स सिस्टम कौन सा है, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट के अंदर 2 ऑप्शंस थे, 2 फोर्स एक्ट हो रहे हैं या फिर 2 से ज्यादा। यहां पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, 2 फोर्स एक्ट हो रहा है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो कोई भी सम एक्चुअली सॉल्व करने से पहले ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर तुम्हारे पास होना चाहिए। एक बार तुमने डिसाइड कर लिया कि मेरा मेथड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, उसके बाद ही यहां पे सॉल्व करना है, उसके बाद ही यहां पे हम एंटर करेंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ठीक से पढ़ते हैं। 2 फोर्सेस at an angle of 120 degree, the bigger force is of 40 Newton and the resultant is perpendicular to the smaller force. Find the smaller force. तो हमको मालूम है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में 2 ही फोर्स है, P एंड Q। उसमें से एक बड़ा फोर्स है जिसका वैल्यू कितना है 40 न्यूटन, और दूसरा फोर्स कौन सा है, छोटा फोर्स है। अभी हमको नहीं मालूम कि P बड़ा है कि Q बड़ा है, नहीं मालूम हमको, लेकिन हम क्या करेंगे, एक अज्यूम करेंगे कि लेट, क्या अज्यूम करेंगे कि P is smaller force. Let us assume P is the smaller force. हमको नहीं मालूम, तो कोई P को स्मॉलर फोर्स कंसीडर कर सकता है, कोई Q को कर सकता है, डजंट मैटर। और Q कितना दिया है मुझे यहाँ पे, द बिगर फोर्स इज 40 न्यूटन दिया है, एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। तो रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। स्मॉलर फोर्स कौन है, स्मॉलर फोर्स P। और थीटा दिया है ना, द 2 फोर्सेस एट एन एंगल ऑफ 120, तो मुझे थीटा दिया है 120 डिग्री। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दिया है। ये इंफॉर्मेशन के बाद मुझे क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो फर्स्ट P इज व्हाट, P इज द स्मॉलर फोर्स, ये P हो गया। R इज परपेंडिकुलर टू P स्मॉलर फोर्स, तो ये कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर, कौन है ये, R 90 डिग्री। ये कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब एक बात बताओ, अल्फा क्या रहता है, अल्फा इज एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स विथ P। तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली अल्फा मुझे कितना मिला, 90 डिग्री। ओके, और Q कहां पे बनाएंगे, यहां पे बनाऊं बीच में या नीचे, कहां बनाएंगे Q, कहां बनाएंगे Q। हमने जब भी सम सॉल्व किए थे, देखो लास्ट लेक्चर में, तो हमेशा एक वर्ड में हमेशा बोल रहा था कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो P एंड Q के बीच में आएगा। तो P कहां पे आ जाना चाहिए, फिर P यहां पे आ जाना चाहिए, Q यहां पे आ जाना चाहिए, सॉरी Q। और ये एंगल कितना दिया है, दोनों के बीच का एंगल P एंड Q, दैट इज थीटा। थीटा कितना है, थीटा इज 120 डिग्री। तो ये क्वेश्चंस हमको दिया है, ओके। और ये Q कितना है, Q इज 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड है, यूज करना है मुझे उसको। उसमें 2 ही फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, और दूसरा कौन सा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Q साइन थीटा बाई P प्लस Q कॉस थीटा। तो 2 ही फॉर्मूला है। सो लेट अस फर्स्ट राइट फर्स्ट फॉर्मूला बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वो तुम लोग लिखोगे उसको। R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। दोनों साइड्स को हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मुझे क्या मिलेगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, इस इक्वेशन में मुझे R का वैल्यू नहीं मालूम, P का वैल्यू नहीं मालूम, तो 2 अननोन्स हैं, इसमें 2 अननोन्स हैं, राइट। तो फिर अगर 2 अननोन है तो फिर हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, ये इक्वेशन को हम यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये इक्वेशन मेरा यूज नहीं होगा, फिर यहां पे कितना है, 2 अननोन है। तो बचा दूसरा, कौन सा बचा, अभी कौन सा फॉर्मूला बचा, दूसरा कौन सा बचा, दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, डायरेक्शन ऑफ R, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
क्यू साइन थीटा p प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, देयरफॉर ये tan इनवर्स को मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूं तो क्या बन जाएगा वो tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा p प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, देयरफॉर tan अल्फा, अल्फा मुझे मालूम है अल्फा कितना है, tan अल्फा 90 डिग्री, q 40 दिया है, साइन थीटा कितना दिया है 120 डिग्री, डिवाइड बाय p कितना है नहीं मालूम, प्लस q कितना दिया है 40 cos 120। ओके, अब कैल्सी यूज करो अपना और यहां पे देखो tan 90 कितना बता रहा है, कैल्सी में tan 90 कितना बता रहा है, एक एरर देगा, एरर दे रहा है, tan 90 प्रेस करके देखो कितना आ रहा है, एक एरर देगा। एरर का मतलब क्या है कि आंसर जो है वो इंफिनिटी है, आंसर क्या है वो इंफिनिटी। अब यहां पे कंसेप्ट है कि अगर मैं बोलूं 0/1 तो कितना आ रहा है 0, 1/0 करता हूं तो कितना आएगा इंफिनिटी, राइट। 1/0 कितना है इंफिनिटी, और ये इंफिनिटी जब तुम tan थीटा प्रेस करोगे कैलकुलेटर में तो इंफिनिटी को क्या दिखाता है, एरर, मैथमेटिकल एरर दिखाता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहां पे लिखता हूं कि tan 90 को हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि कैलकुलेटर में एरर दिया है तो गलत है, नहीं, हम क्या करेंगे कि tan 90 इज व्हाट इंफिनिटी, और इंफिनिटी कैसे लिख सकते हैं हम लोग 1 डिवाइड बाय 0। तो यहां पे लिखता हूं मैं tan डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू 40 साइन 120 डिवाइड बाय कितना है ये p प्लस 40 cos 120, राइट। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मुझे मिलेगा p 120 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये 0 बन जाएगा, राइट। देयरफॉर p इज इक्वल टू -40 cos 120, देयरफॉर p इज इक्वल टू, सॉरी ये क्या हो जाएगा, हाँ, देयरफॉर p इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 20 न्यूटन आएगा, राइट। तो ये है p का वैल्यू, दैट इज 20 न्यूटन। इसको जब तुम कैल्शियम में पुटअप करो -40 cos 120 तुमको क्या मिलेगा +20 न्यूटन मिलेगा, राइट। तो यहां पे देखो कि जब हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे तो यहां पे दो ही फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला आर का फॉर्मूला मैंने लिखा तो देखा कि यहां पे दो अननोन से, तो मैं यहां पे कुछ कर नहीं सकता इसमें, तो मैं क्या किया इमीडिएटली हम लोग सेकेंड इसमें चले गए, सेकेंड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स। इसके बाद फिर यहां पे कंसेप्ट है कि tan 90 जो है वो इंफिनिटी है, और इंफिनिटी को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे 1/0, राइट। उसके बाद फिर वैल्यूज पुट अप करेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे, ये 7 अभी था, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे। ओके, तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8, 7 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 को क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक कंसेप्ट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक कंसेप्ट आएगा और एक हैबिट रखा करो कि जब भी कुछ नया चीज तुम लोग सीखते हो तो उसको नोट डाउन कर लिया करो, नोटबुक मेंटेन करो, क्योंकि कुछ नोट्स मिलने नहीं वाला है, यहां से तुम लोग को जो मेन पॉइंट्स है, कंसेप्ट्स है, एक बुक में नोट डाउन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। 7 हो चुका। इफ द सम ऑफ टू फोर्सेस इज 9 न्यूटन, comma their resultant which is perpendicular to the smaller force is 6 Newton. Okay, is 6 Newton.
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस। ठीक है, एक बार ठीक से पढ़ो उसको। क्या है? इफ द सम ऑफ टू फोर्सेस इज 9 न्यूटन, द रिजल्टेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स इज 6 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस। तो यहां पे क्या क्या दिया, पहले नोट डाउन करो क्या दिया यहां पे। स्टार्ट करने से पहले ये 3 सवाल कि फोर्स सिस्टम कौन सा है, अगेन कॉन्करेंट, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, 2 फोर्स, अगर 2 फोर्स एक्ट हो रहा है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। जो भी दिया है डेटा उसको ठीक से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सम ऑफ टू फोर्सेस इज 9 न्यूटन, 2 फोर्स का सम, 2 फोर्स दैट इज P है एंड Q है, उसका सम कितना है, 9 न्यूटन। Their resultant is perpendicular to the smaller force is of 6 न्यूटन। ये क्या दिया है, ये रिजल्टेंट फोर्स दिया है 6 न्यूटन एंड रिजल्टेंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स, परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। ओके, उसके बाद फिर अभी ये स्मॉलर फोर्स कौन है, क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं किया है, तो लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं कि स्मॉलर फोर्स कौन है, ये P है। सो P इज स्मॉलर फोर्स। तो ये डायग्राम बना लेते हैं, कैसा रहेगा डायग्राम, ये P है, R इज परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, Q इज द बिगर फोर्स। ना ही मुझे Q का वैल्यू मालूम है, ना ही P का वैल्यू मालूम है। ये 90 डिग्री दिया है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, R 6 न्यूटन दिया है। ठीक है, तो एज अभी ये हो गया। तो एज पर हमारा रेगुलर अप्रोच क्या है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, तो फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। मुझे R का वैल्यू मालूम है, P का वैल्यू नहीं मालूम, Q का वैल्यू नहीं मालूम और थीटा का वैल्यू भी नहीं मालूम, तो फिर ये इक्वेशन को हम यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरा कौन सा फिर, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Q साइन थीटा P प्लस Q cos थीटा। यहां पे भी Q नहीं दिया है, नहीं मालूम, थीटा नहीं मालूम, P भी नहीं मालूम, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको बेसिक ज्योमेट्री जो है पैरेललोग्राम का उसको स्टडी करना पड़ेगा और वहां से हमको कुछ स्टेप्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 2 फॉर्मूला जो हमारे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में है वो तो यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे अननोन ज्यादा है, सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो अभी जो बेसिक ज्योमेट्री है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का, हम उसको स्टडी करेंगे और वहां से ही कुछ इनपुट्स निकालेंगे। राइट, अब इसको ध्यान दो, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां पे। अगर मैं इस इनकम्प्लीट पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूं बाय जॉइनिंग दिस लाइंस, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो ये और ये, राइट, तो ये ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल और दोनों का लेंथ कितना रहेगा, इक्वल रहेगा। दिस 2 ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी है ना, पैरेलल, और लेंथ जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो अगर ये लेंथ P है, फोर्स P रिप्रेजेंट करता है, ये लेंथ, अगर ये लेंथ फोर्स P को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये लेंथ भी P को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ये लेंथ Q को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये लेंथ भी Q को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा पैरेललोग्राम का ज्योमेट्री है। इसके बाद अभी देखो यहां पे कि ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। लेट्स से ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 जो हमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है। सो नाउ पाइथागोरस थियरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम, ये ट्रायंगल देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या थियरम क्या कहता है कि Q स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों
साइड्स का स्क्वायर p प्लस क्यू, राइट। देयरफॉर q कितना है हमको मालूम है क्या? q नहीं मालूम, लेकिन पहला इक्वेशन से हम q निकाल सकते हैं। पहले इक्वेशन से कितना q रहेगा? दैट इज q इज इक्वल टू 9 माइनस p, राइट ना। p प्लस q इज इक्वल टू 9, सो देयरफॉर q इज इक्वल टू 9 माइनस p। तो ये जो वैल्यू है मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं उसको, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस पी स्क्वायर, ये r कितना दिया है? 6, तो 6 स्क्वायर प्लस p का p रहेगा। अभी ये जो है क्या है? ये a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या है उसका एक्सपांशन? क्या है? a स्क्वायर, क्या एक्सपांशन क्या है? a माइनस बी का एक्सपांशन क्या है? a माइनस बी का एक्सपांशन क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। तो ये अभी यहां पे अप्लाई करेंगे, तो 90 नहीं सॉरी, हाँ 90 नहीं, ये क्या रहेगा? 9 रहेगा, सॉरी। तो ये 9 स्क्वायर कितना आता है? 81 माइनस 2 इंटू 9p दैट इज 18p प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36 प्लस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ओके। तो ये p स्क्वायर यहां पे कट हो जाएगा, तो क्या बचा यहां पे? 81 माइनस 18p इज इक्वल टू 36। तो अभी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे p कितना मिलेगा? कैलसी यूज करो सॉल्व करने के लिए, तो मुझे p मिलेगा, p इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन। तो ये मुझे p मिल गया, p, एंड व्हाट इज p? p इज द स्मॉलर फोर्स, राइट। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 यूज करो, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? q का वैल्यू मिलेगा। सो यहां पे लिखो यहां पे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ये डेटा हमको दिया था क्वेश्चन में, हाँ हम वहां से ही उसको रेफरेंस में ले रहे हैं। सो फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर सॉरी इक्वेशन नंबर 1, 9 माइनस p, 9 माइनस 2.5, तो q का वैल्यू कितना होना चाहिए? 6.5 न्यूटन। दैट्स इट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, राइट। तो यहां पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर रहे थे हम लोग, लेकिन दोनों इक्वेशन में अननोन्स ज्यादा थे, तो इसलिए हम लोग ने हमको मतलब वो दो इक्वेशंस यूज नहीं कर पाए। तो हमने क्या हेल्प लिया? ज्योमेट्री का जो बेसिक रूल्स रहता है ज्योमेट्री का, उसका हेल्प लेके फिर हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ 2 साइड्स का स्क्वायर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। आज जो हम सम्स कर रहे हैं, अब तक 2 सम्स कर चुके हैं, हर एक सम में कुछ ना कुछ तो नया कंसेप्ट है। और कल जो हमने टोटल 6 सम्स किए थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, डायरेक्टली लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का कोई भी एक इक्वेशन अप्लाई करो और आंसर मिल जाएगा। लेकिन आज जो हम सम्स कर रहे हैं वो क्या है? कंसेप्चुअल है। हर एक सम में कुछ ना कुछ नया एक कंसेप्ट मिलेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? Calculate the resultant of two forces having magnitude 600 Newton and 400 Newton and acting at angle 60 degree to each other. ठीक है, and acting at an angle of 60 degree to each other when they have same sense, and case number 2 when they have opposite sense, right? So again general rule, ये 3 क्वेश्चंस का आंसर तुमको मिलना चाहिए स्टार्ट करने से पहले। कोई भी सम्स को लिखने से पहले ये तीनों का क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि ये फोर्स सिस्टम कौन सा है। ठीक से पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। सेकेंड कि ये फोर्स कितना है, इसमें 2 फोर्स है। और थर्ड मेथड कौन से यूज करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो यहां पे क्या क्या दिया है? यहां पे 2 फोर्स दिया है,
एक है 600 न्यूटन और दूसरा 400 न्यूटन. सो लेट अस कंसीडर लेट Q is equal to 600 न्यूटन एंड P is 400 न्यूटन. ओके, तो ये हम उसको उल्टा भी ले सकते हैं कि Q को हम 400 ले सकते हैं और P को 600 ले सकते हैं, लेकिन एज हम लोग P को हमेशा छोटा फोर्स समझ के चल रहे, तो P को 400 लिया हमने. तो ये फिगर कैसा बनेगा, ये P एंड देन दिस इज Q. ओके, दोनों बीच का एंगल कितना दिया है क्वेश्चन में, 60 डिग्री. 60 डिग्री. तो कितना एंगल बना रहा है ये, 60 डिग्री. ये 60 डिग्री क्या हो गया, थीटा. रिजल्टेंट कहां पे आएगा, बीच में, दिस इज R रिजल्टेंट. ओके, रिजल्टेंट बीच में आएगा. और सवाल क्या पूछा है, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ही पूछा है कि R का वैल्यू कितना वो फाइंड करो. व्हेन, केस नंबर 1, दो केसेस है यहां पे. केस नंबर 1, व्हेन सेंस इज सेम. इसका मतलब क्या, दोनों फोर्स का सेंस सेम है. सेंस याद है, हमने फोर्स का प्रॉपर्टीज पढ़े थे. पहला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दूसरा मैग्नीट्यूड, नेचर एंड सेंस. मालूम पड़ता है, एरो से मालूम पड़ता है कि ये पुल है कि पुश है. तो हम उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सेंस दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो यहां पे देख लो, दोनों का सेंस सेम है क्या, P पुल है और Q, सॉरी, P पुल है और Q भी पुल है, राइट. तो इस केस में ये दोनों का सेंस सेम है, सो वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लिखेंगे R इज इक्वल टू, लेकिन तुम लोग यहां पे लिखोगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, कोई शॉर्टकट मत मारना प्लीज. तो ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा. R का वैल्यू मुझे निकालना है, राइट. सब वैल्यूज दिया है क्या, चेक कर लो एक बार कि P कितना है. P इज 400 स्क्वायर, Q 600 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इसको हमेशा एक राउंड ब्रैकेट डाला करो तो कैल्सी में फिर गड़बड़ नहीं होगी. P कितना है, P इज 400 इंटू 600 इंटू कॉस थीटा कितना है, व्हाट इज थीटा. थीटा इज द एंगल मेड बाय टू फोर्सेस P एंड Q. P एंड Q. ओके, तो अभी कैल्सी में पुटअप करो, हर एक चीज डेटा को ठीक से पुटअप करो, तो तुमको आंसर कितना मिलेगा यहां पे 871.98 न्यूटन. ठीक है, अगर आंसर में, तुम्हारे आंसर में अगर ऐसा कुछ आ रहा है कि 871.2, 871.3 और हमारा आंसर 0.9 है, तो डेसिमल के बाद कुछ भी आए तो वो मैटर नहीं करता. तो ये मुझे क्या मिल गया, रिजल्टेंट फोर्स का मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया. फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका मीनिंग कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मुझे दो चीज की जरूरत है. एक क्या है, मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन. तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला दैट इज डायरेक्शन ऑफ आर क्या है फॉर्मूला, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू, ये अल्फा है, ये अल्फा रहेगा, राइट. ये अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा P प्लस Q cos थीटा. tan इनवर्स हर एक डेटा हमको मालूम है, P कितना है, Q कितना है. Q इज 600 साइन 60, P 400, 600 cos 60. ओके, ये डेटा ठीक से वैल्यू पुटअप करो तो तुमको अल्फा मिलेगा 36.59 डिग्री. अगेन, अगर पॉइंट डेसिमल के बाद अगर कुछ डिजिट्स चेंज होता है तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं, राइट. तो ये हो गया केस 1, जब दोनों का सेंस सेम रहेगा. केस 2 फाइंड करते हैं. केस 2 में क्या बोला है कि अगर दोनों का सेंस अलग अलग है तब क्या होगा, दोनों का सेंस अलग अलग, अपोजिट सेंस, अलग अलग सेंस, अपोजिट सेंस. तो लेट्स से केस नंबर 2,
केस नंबर 2 क्या है? अपोजिट सेंस, अपोजिट सेंस मतलब क्या होगा? ये सेम डायग्राम लेते हैं हम लोग, एक पुल है तो दूसरा क्या रहेगा? दूसरा पुश रहेगा। एक पुल है, दूसरा पुश रहेगा। ये P है और ये Q है। अपोजिट सेंस, अपोजिट सेंस। और पहला वाला क्या था? सेम सेंस। अब इस केस में R का वैल्यू निकालो और अल्फा का भी वैल्यू निकालो। ओके, अब जल्दबाजी में आके सीधा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज मत कर देना। यहां पे एक ट्रिक है। याद है जब हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने 3 लिमिटेशन पढ़े थे उसके। पहला लिमिटेशन क्या है कि देयर शुड बी 2 फोर्सेस। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि दे शुड बी कंकरेंट। एंड थर्ड लिमिटेशन क्या है कि सेंस ऑफ बोथ दी फोर्सेस शुड बी पुल। पुल तो क्या यहां पे दोनों का सेंस पुल है? नहीं है, ये पुल है लेकिन ये क्या है? पुश है। तो मैं यहां पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो पुश है उसको पुल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके दोनों फोर्स क्या हो जाएगा? पुल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे, राइट? तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? इस पुश को मैं पुल में कैसे कन्वर्ट करूंगा? बाय टेकिंग हेल्प ऑफ लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी याद है? लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, वी कैन शिफ्ट दी force anywhere on the line of action without changing its magnitude and effect on the body. So let us shift the ये Q का क्या हो गया? ये फोर्स Q का क्या हो गया? ये लाइन ऑफ एक्शन। इस Q को उठाओ और यहां प्लेस कर दो। तो अभी मैं रेड से बनाता हूं कि ये क्या हो गया? दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ फोर्स Q। यहां पे शिफ्ट हो गया। ओके, अब यहां पे शिफ्ट हो गया मतलब ये Q तो अभी यहां पे नहीं रहा ना, वो यहां पे आ गया। अब Q अगर यहां पे आ गया, बाय डेफिनेशन ये जो R है वो हमेशा कहां पे रहता है? P एंड Q के बीच में रहता है। अब ये उठ के बीच में आ जाएगा, ये R यहां पे आ जाएगा। अभी ये R भी नहीं रहेगा, ठीक है? ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, तो ये अल्फा भी नहीं रहेगा। अब ये थीटा जो पहले 60 था, व्हाट इज थीटा? P एंड Q के बीच का एंगल जो पहले 60 था, अब कितना हो जाएगा? नया थीटा मिलेगा हमको, ये रहेगा नया थीटा। अभी कितना रहेगा? ये पूरा 180 है, माइनस 60 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अब अल्फा कौन सा है? अल्फा इज व्हाट? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विथ P। अब अल्फा एंगल जो होगा वो ये हो जाएगा, दिस विल बी अल्फा। ओके, तो अभी देख लो एक बार कि ये 60 निकल जाएगा। अभी एक बार देख लो कि क्या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करने के लिए ये हमारा सेटअप रेडी है कि नहीं। दो फोर्स हैं, दोनों कॉन्करेंट और दोनों का नेचर पुल है। तो हियर वी कैन इजीली यूज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? फॉर्मूला क्या रहेगा? ओके, लिख देता हूं यहां पे। दैट इज R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। थीटा यहां पे 60 रहेगा। 60 रहेगा? नहीं, P थीटा यहां पे क्या रहेगा? 120 रहेगा। तो वैल्यू ठीक से पुट अप करो। P 400, Q 600, 2 into 400 into 600 into cos 120। 60 नहीं रहेगा, 60 पहले था। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यूज करने के बाद वो क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। ओके, तो अभी ये वैल्यूज पुटअप करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है वैल्यू पुटअप करने के बाद? 529.15 न्यूटन। राइट, फिर से बोल रहा हूं कि पॉइंट के बाद कुछ भी अगर आया चेंज तो चलेगा, लेकिन पॉइंट के पहले का जो डिजिट्स है वो सही आना चाहिए। और डेसिमल के बाद हमेशा 2 डिजिट ही कंसिडर करो। तो ये मुझे क्या मिल गया? मैग्नीट्यूड। अब क्या चाहिए मुझे? अब क्या चाहिए मुझे? डायरेक्शन। दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Q sin थीटा P प्लस Q
कॉस थीटा। वैल्यूज को हम आंख खोलकर सब्स्टिट्यूट करेंगे। कितना है ये 120 कॉस 120। ये वैल्यू पुटअप करो तुम्हारे कैलकुलेटर में और देखो कितना आंसर आ रहा है, 79.10 डिग्री आ रहा है। तो ये क्या हो गया, और उसको हाईलाइट करो ताकि एग्जामिनर सिर्फ ये वैल्यूज देखे और मार्क्स देके आगे निकल जाए। राइट, तो इसमें हमें क्या सीखने मिला कि हम आंख बंद करके कभी भी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज नहीं कर सकते। पहली बात सॉरी, हमको पहले देखना पड़ेगा कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करने से पहले जो क्वेश्चन है वो उसका कंडीशंस फुलफिल कर रहा है कि नहीं। क्या वहां पे दो फोर्स है, क्या कॉन्करेंट है दोनों फोर्स, एंड दोनों फोर्स का सेंस क्या होना चाहिए, पुल होना चाहिए। अगर पुल नहीं है, दोनों का सेंस सेम नहीं है, तो फिर हमको ये लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यूज करने के बाद ये नया थीटा मिलेगा, नया अल्फा मिलेगा, सब कुछ नया मिलेगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार ठीक से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है ठीक से पढ़ो, डेटा को लिस्ट करो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, find the magnitude of two forces such that if they act at right angles then their resultant is root of 10 kilonewton, and when they act at angle of 60 degree their resultant is root of 13 kilonewton. Right? ओके, तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ने के बाद हमको यहां पे दो कंडीशन मिल रहा है। यहां पे दो कंडीशन दे रहा है वो। एक कंडीशन क्या दे रहा है, एंड क्यू, ये P है और ये Q है, P एंड Q। जब दोनों 90 रहेगा, मतलब थीटा कितना हो गया यहाँ पे, थीटा इज 90, तब R कितना है, अंडर रूट ऑफ 10 किलो न्यूटन। उनका रिजल्टेंट कितना है यहाँ पे, ये दिया है कितना, अंडर रूट ऑफ 10 किलो न्यूटन। ओके, उसके बाद फिर क्या और एक कंडीशन दे रहा है कि व्हेन दे एक्ट एट 60 डिग्री, मतलब अगर ये P है और ये Q है, दोनों का एंगल कितना 60 डिग्री, मतलब थीटा कितना हो गया यहाँ पे 60, तब इनका रिजल्टेंट कितना है, अंडर रूट ऑफ 13 किलो न्यूटन। ये दिया है। तो यहाँ पे दो केसेस हैं, ये केस 1 और ये केस 2। तो ये मुझे डेटा दिया है। राइट, सो नाउ फर्स्ट कंडीशन से जब P एंड Q 90 डिग्री है, R कितना होगा, रूट 10। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, दैट इज R स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, स्क्वायर करने के बाद P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ओके, मेन फॉर्मूला कैसा है, R इज इक्वल टू अंडर रूट, उसके बाद हम स्क्वायर करेंगे तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगा। देयरफॉर R कितना रहेगा फर्स्ट केस में, रूट 10 का स्क्वायर, P कितना है नहीं मालूम, Q कितना है नहीं मालूम, 2PQ cos 90, थीटा कितना इस केस में, थीटा फर्स्ट केस में कितना 90। देयरफॉर ये वैल्यू कितना हो जाएगा 10 P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 90 कितना होता है cos 90, cos 90 इज 0, तो इंटू 0, तो क्या मिलेगा मुझे, दैट इज 10 इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये लेट से ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, राइट। उसके बाद सेकेंड कंडीशन पढ़ो, क्या दिया है सेकेंड कंडीशन में, क्या दिया है, अगर थीटा इज 60 तो R कितना है, रूट 13। तो फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे सेकेंड कंडीशन के लिए कि R स्क्वायर इज इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो यहां पे रूट 13 का स्क्वायर, p कितना है नहीं मालूम, q कितना है नहीं मालूम, प्लस 2pq cos 60। cos 60 कितना आएगा, cos 60 कितना है, cos 60 इज 1/2, cos 60 1/2, कैल्सियम लगे देख लो 0.5 आएगा। देयरफॉर ये स्क्वायर निकल जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 1/2। ओके, तो ये 2 और 2 कट हो गया, राइट। फिर से लिखता हूं, ये इक्वेशन क्या रहेगा, 13 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। ओके, अब ये वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 में, देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है 10 है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं 10 के साथ। तो 13 इज इक्वल टू 10 प्लस पी बाई क्यू। देयरफॉर ये 10 लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस 10 कितना हो गया वो 3 इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, राइट। उसके बाद फिर देयरफॉर P इज इक्वल टू 3 बाई क्यू, ये मुझे एक रिलेशन मिल गया। दैट्स इट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको एक बार लिख लो, समझ में आया। दो केस दिया यहां पे कि फर्स्ट केस में P एंड Q 90 डिग्री, तब रिजल्टेंट कितना रहेगा √10। जब P एंड Q का एंगल 60 रहेगा तब रिजल्टेंट कितना रहेगा √13। ये डेटा हमको दिया है और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड P एंड Q का वैल्यू, राइट। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन अपना लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज किया, यहाँ पे R का फॉर्मूला, फिर मुझे ये इक्वेशन मिला इक्वेशन नंबर 1, फिर यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये सेकंड केस के लिए R का फॉर्मूला यूज किया हमने, फिर से यहां से मुझे ये इक्वेशन मिला। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो मुझे फाइनली ये क्या मिला, P इज इक्वल टू 3 बाई क्यू, राइट। आगे बढ़ो, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो क्या क्या इक्वेशन मिला मुझे, इक्वेशन 1 क्या था कि 10, इक्वेशन 1 क्या है लिखता हूं, 10 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वो इक्वेशन 1 था। और 2 क्या आया इक्वेशन 2, दैट इज P इज इक्वल टू 3 बाई क्यू, ये इक्वेशन 2 है। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस P इन इक्वेशन 1। तो यहां पे लिखता हूं सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, therefore 10 इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्या है, दैट इज 3 बाई क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। therefore 10 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या है 9 प्लस, therefore 10 इज इक्वल टू कैल्सियम लो तो कितना आ रहा है 9 प्लस बाई, therefore क्या आएगा यहाँ पे 10q स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बनेगा यहाँ पे 9 प्लस 4, ठीक है। उसके बाद फिर सबको एक साइड में लेके आ जाओ, इसको यहां पे लेके चले जाओ तो क्या बनेगा, ये इक्वेशन क्या बनेगा, q⁴ प्लस नहीं 10 यहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -10 q स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आ रहा है आंसर, इज इक्वल टू 0 आ रहा है ये, राइट। यहां पर अभी एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमको, यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हम उसको ऐसे लिखेंगे यहां पे कि q⁴, अब ये जो टर्म है ना -10 q स्क्वायर, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -9q स्क्वायर माइनस 1q स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू है दैट इज व्हाट -10 ही है ना,
-10 क्यू स्क्वायर ही है ये। तो ये -10 को हमने ऐसा उसको स्प्लिट कर दिया कि -9 क्यू स्क्वायर -1 क्यू स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो -10 हो जाएगा, राइट। अभी ये फर्स्ट टू टर्म देखो, उसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, क्यू स्क्वायर निकल जाएगा कॉमन, तो यहां पे क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर। देखो ये फर्स्ट टू टर्म कंसीडर करो, उसके बाद फिर ये टर्म्स, तो यहां से अगर मैं क्यू स्क्वायर कॉमन निकालू तो क्या रहेगा क्यू स्क्वायर में, तो क्यू स्क्वायर आएगा यहां पे -9, राइट। और यहां से मैं 1 कॉमन निकालता हूं तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर मैं उसको यहां पे लिख रहा हूं। अब इसमें से कॉमन फैक्टर कौन है, क्यू स्क्वायर -9 कॉमन है, क्यू स्क्वायर -9 कॉमन लिया तो क्या बचा, क्यू स्क्वायर -1 इज इक्वल टू पी, ये मुझे मिला। अब ये क्या बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड को 0 होने के लिए आइदर ये टर्म 0 होना चाहिए या फिर ये टर्म 0 होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये क्यू स्क्वायर -9 0 है, सो देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो क्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना आएगा, √9 ना, कितना आएगा, +-3, क्यू +-3, तो ये क्यू का एक वैल्यू मिल गया +-3। अगर मैं बोलता हूं कि क्यू स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, तो मुझे क्यू क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू √1, दैट इज क्यू इज इक्वल टू +-1। तो क्यू का मुझे 2 वैल्यूज मिल रहा है, क्यू का मुझे कितना वैल्यूज मिला, 2 वैल्यूज मिल रहा है, राइट। तो अब देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप कैसा रहेगा। फॉर क्यू इज इक्वल टू 3 +3 लेंगे, -3 लेंगे नहीं, रियल नंबर लेंगे। सो फॉर क्यू इज इक्वल टू 3 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू क्या रहेगा फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर क्यू 3 है तो पी कितना रहेगा, 3/3 दैट इज 1, तो पी कितना हो जाएगा 1 किलो न्यूटन, ये भी किलो न्यूटन। सो फॉर क्यू इज इक्वल टू +1, अब पी कितना रहेगा, पी कितना रहेगा, अभी ये अगर 1 हो गया तो पी कितना हो गया 3 किलो न्यूटन, ठीक है। तो फाइनली आंसर कैसे लिखेंगे, फॉर क्यू इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन, पी विल बी 1 किलो न्यूटन, and for Q is equal to 1 kilonewton, P will be 3 kilonewton। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 सेम पैटर्न का है, इसको तुम खुद से सॉल्व करो और देखो आंसर आ रहा है कि नहीं, ओके। That's it। नेक्स्ट जो है ये हमने आज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स है वो हमने आज सॉल्व किया। कल जो हमने 6 सम्स किए थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। आज जो हमने सम सॉल्व किया उसमें हर एक सम में एक कुछ ना कुछ तो नया कंसेप्ट तुमको सीखने मिला है। हर एक कंसेप्ट जो तुम लोग सीखोगे उसको बुक में लिख दिया करो, एक बुक मेंटेन करो मैकेनिक्स का, ठीक है, उसमें लिख लिया करो हर एक इसमें कर रहे हो। और कोई भी एक अच्छा बुक ले लो, उसमें से जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना शुरू करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो सेकंड मेथड है रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का, सेकंड मेथड दैट इज रेजोल्यूशन मेथड, हम वो पढ़ेंगे, ओके।